हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इस टॉपिक में कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट 1 के बारे में। तो अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट 2 वाले पार्ट पे, और उस पर कुछ बनाना है सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, चलते हैं सवाल की तरफ। जैसे फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, तो उससे पहले बाकी लोग भी ज्वाइन जो कर रहे होंगे तो उनको गुड इवनिंग। वैसे भी शाम के 6:30 हो चुके हैं, वैसे भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं सवाल। चलिए ज्वाइन कीजिए, चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, चलो शशिकल लगता है लाइव हो चुका है। चलो मैं तो काफ़ी अच्छा हूँ, अब तुम्हारी बारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल से। तो जो लाइव हो चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं सवाल से। चलिए तो सवाल को बनाने से पहले जब तक बाकी लोग कनेक्ट होते हैं तब तक मैं थोड़ा सा रिकॉल बना देता हूं मैं इस कंसेप्ट के बारे में। पूछता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और फील्ड किसके रिगार्डिंग, एट अ डिस्टेंस आर फॉर ए डाइपोल। तो याद कीजिए डाइपोल क्या होता है। डाइपोल होता है जब दो छोटा चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे होता है। याद कीजिए माइनस क्यू और प्लस क्यू। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण फॉर्मूला क्या आता है, जैसे हम सीधा जानते होंगे, यहीं पे जाके वाईफाई जाके रुक गया था। चलिए काफी अच्छा लगा वाईफाई को रुकते हुए। चलिए पूछा है डाइपोल के कारण, अब याद कीजिए, अब आपको सर पढ़ाए होंगे डाइपोल की जगह ये हम दो जगह निकालते हैं, एक उसके एक्सिस पे, एक उसके इक्वेटोरियल पे। चलिए मैं इरेज करके बनाता हूँ थोड़ा अच्छा सा। चलिए पूरे चीजों को इरेज करके आपको फिर से बनाता हूँ। चलिए होता क्या है कि मान लीजिए दो स्मॉल चार्ज है और दोनों के बीच एकदम स्मॉल सा डिस्टेंस है। तो एक चीज क्या है कि अगर मैं उसके एक्सिस पे जाऊंगा और दूसरा चीज उसके इक्वेटोरियल पे, तो हमेशा डाइपोल का फॉर्मूला क्या आता था। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो चलिए, तो फॉर्मूला आता था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p/r का क्यूब। तो आंसर होना चाहिए सी। चलिए अब तो ऑलमोस्ट वाईफाई क्लियर चल रहा होगा। याद कीजिए हमेशा डाइपोल के लिए जो आता है फॉर्मूला आर क्यूब आता है और चार्ज के लिए आता है आर स्क्वायर। चलिए हाँ सी होगा। चलिए वर्षा गुप्ता का रिप्लाई बिल्कुल सही है। चलिए चलिए तो आगे चलते हैं सवाल की तरफ। होपफुली वाईफाई अब नहीं रुकेगा। चलिए इसको बनाते हैं। हाँ सी होगा। पूछा है मेरे पास दो चार्ज है, एक 5 माइक्रो कॉलम और -5 माइक्रो कॉलम। चलिए आदित्य मोहन का रिप्लाई सही था। चलिए ये दोनों 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो पूछा है डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो मुझे क्या करना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। चलिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, दो छोटा सा चार्ज लेना पड़ता है। कितने कितने कॉलम का, +5 माइक्रो कॉलम और -5 माइक्रो कॉलम। हो गया। चलिए बाकी लोग भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ एकदम बेसिक से। और डाइपोल में हमेशा डिस्टेंस कहाँ लेते हैं, फ्रॉम द सेंटर। और क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों चार्ज के बीच का दूरी है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मीन्स कितना होता है, 10⁻³ मीटर। तो मुझे ये कौन सा डिस्टेंस पता है, दोनों के बीच का। चलिए बाकी बनाइए, किसी को कोई आंसर आता है कि नहीं। अब तो वाईफाई चल रहा है, अब तो आपसे बनना चाहिए। चलिए अब देखिए सॉल्व करना है डाइपोल मोमेंट को। तो फॉर्मूला क्या होता था, याद कीजिए, हमेशा क्या करना, छोटा सा चार्ज लेना है और उसके बीच का दूरी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये स्टूडेंट बॉक्स है। चलिए तब तो बाकी लोग सॉल्व कीजिए। मान लीजिए यहाँ मैंने इसको ऐसे रख दिया, दो पॉइंट्स को मार्क कर दिया इस पे, इन दोनों पॉइंट्स को। देखिए मान लीजिए दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दिया मैंने, दो छोटे पॉइंट्स को। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है ये बन जाता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या आता है, चार्ज। तब तक बाकी लोग सॉल्व कीजिए, तब तक मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं और उसके बीच का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होगा, चलिए कलर बदल देते हैं। चलिए रेड कलर का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा,
और आंसर क्या है? आदित्य मोहन ने ए बोला है। बाकी भी सोचो। चलो वर्षा गुप्ता का भी ए आया, लगता है ए बहुत लोगों का ए आ रहा है, बाकी लोग लगता है सो गए। चलिए, सोना नहीं है। चार्ज का क्या बोलता है किताब में? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कितना होता है माइक्रो का? 10⁻⁻⁶। और किसी को आंसर? 2 को तो आ गया, बाकी किसी को नहीं आया। कितना डिस्टेंस है? 1 मिलीमीटर, 10⁻⁻3। तो आंसर बेचारा कितना हो जाएगा? चलिए पलक शर्मा, इसको भी ए आ गया, लगता है ए आने का चांसेस काफी ज्यादा है। चलिए अच्छा है। और ये आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻9। आई बेचारे का यूनिट क्या होता है? cm। C फॉर कॉलम, M फॉर मीटर। चलिए आशीष तिवारी लगता है गूगल को सर्च करता है। चलिए गूगल पे कहीं से आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कैलकुलेट करके बनाओ, आंसर हो जाएगा ए। और देखो कितना इंटरेस्टिंग आंसर है। यूनिट कितना है? cm। cm फॉर चीफ मिनिस्टर। लेकिन याद रखो C कैपिटल है क्योंकि चार्ज का यूनिट है, मीटर डिस्टेंस का यूनिट है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये बेचारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहना चाहता है? मैं क्या करता हूं, सवाल का डेटा लिख देता हूं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल नहीं बनता है, कोई बात नहीं, ट्राई करो। कितना थीटा है? 30 डिग्री। डिग्री, हाँ डाइपोल का सवाल है। हाँ चलो, तुम टॉपिक पढ़े हो, ट्राई करो। बोला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, एनसीईआरटी किताब पढ़े हो जिंदगी में कभी? पढ़े ही होगे। नीट का पेपर देना है, बोर्ड का पेपर देना है, ऐसा सवाल दिया है डायग्राम किताब में। चलो तब तो मैं स्केचिंग कर देता हूँ, स्केचिंग करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलो तब तक बाकी लोग सवाल बनाओ। एनसीईआरटी में ऐसा ड्राइंग दिया है, याद करो तो। चलो तब तक सॉल्व करो। थीटा एंगल था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म क्या होता है? पैरेलल लाइन, ऐसे। चलो चलो आता है मेरे को। चलो अच्छा है, पढ़ने में तेज लगता है मिस्टर आशीष तिवारी। चलो अब आंसर ना बनाओ, आंसर बताओ, जवाब बताओ। चलो, और क्या बोला है? 30 डिग्री, थीटा 30 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला है? 10⁻⁴। चलो टॉपिक आता है, तुमको तो जवाब बनाना है। जवाब बताओ, देखते हैं किसका पहले सही जवाब आता है। सही जवाब टॉर्क। टॉर्क क्या होता था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद करो किताब में क्या बनाता है? ये एल है, ये एल है। मैं तब तक बना रहा हूं ड्राइंग, तब तक किसी को तो आंसर आ जाए। चलो किसी का सी आया, वर्षा गुप्ता ने सी बोला, बाकी लगता है किसी को आया ही नहीं। पूछा क्या है? टॉर्क। टॉर्क का वैल्यू कितना दिया है? 9 × 10⁻⁻26। और याद करो टॉर्क का फॉर्मूला किताब में दिया है PE sin थीटा। चलो फिर वर्षा गुप्ता ने अपना कमेंट डिलीट करके डी कर लिया, हो सकता है उसका पहले टाइम कैलकुलेशन गलत हो गया हो। चलो कोई बात नहीं, ट्राई तो की। चलो पढ़ने में तेज लगती है, हो सकता है मे बी। चलो ये क्या करने जा रहा था मैं? टॉर्क तो दिया ही है, तो टॉर्क क्यों लिख रहा हूं मैं? चलो मुझे तो सॉल्व ना करना है। चलो टॉर्क का वैल्यू कितना पता है? 9 × 10⁻⁻26। पी चाहिए, डाइपोल मोमेंट मतलब पी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पता है? 10⁻⁴। और कितना एंगल है? 30 डिग्री। चलो तब तक मैं ड्राइंग को इरेज कर देता हूं, स्पेस आ जाएगा। चलो बाकी सॉल्व करो, कैसे बनेगा? किसी को डी आया, बाकी को कुछ नहीं आया। डी इज करेक्ट आंसर। चलो आदित्य मोहन ने सपोर्ट किया है डी को, मिस्टर आशीष तिवारी भी डी पे है, और बाकी लोग कहीं नहीं है। चलो P इंटू 10 का वैल्यू कितना बोला है? 4, और साइन 30 1/2। सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? 18, 10⁻⁻26, यहाँ आ जाएगा -4 नीचे। तो P का वैल्यू कितना आएगा? चलिए कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू। तो आंसर आ जाएगा 18 × 10⁻⁻30। और ऑप्शन के हिसाब से इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10⁻⁻29, मतलब डी होगा। चलो डी, 3 लोग बिल्कुल सही थे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये बनाना है, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल का सवाल। चलिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके बोला क्या है? चार्ज इतना है और इतने दूरी पे। चलिए अब इसको बनाना है, ट्राई करो। पहला कंसेप्ट क्या कहता है? डायग्राम बनाओ। चलो
10 का पावर 4 होगा। अरे ये तो आंसर ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है 10 का पावर 4। आदित्य मोहन कैसे अप्लाई कर सकता है 10 का पावर 4? चलो, पूछा क्या है, चार्ज अपोजिट नेचर का है। फिर से चेक करो। चलो, तब तक मैं ब्लैक कलर यूज करता हूं, ब्लैक अच्छा दिखता है। चलिए, 2 चार्ज है। चलो, अच्छा पीछे वाले स्लाइड में चलो 4 नंबर सवाल बनाओ। चलो इस पीछे वाले स्लाइड का, ठीक है। चलो ये बनाओ, ये वाला सवाल ट्राई करो। आदित्य ये सोचो। चलो, ये दूरी कितना बोला है, 2 सेंटीमीटर। तब तक मैं थोड़ा ड्राइंग करता हूं, तब तक जवाब सोचो। तो मैक्सिमम क्या पूछा है, टॉर्क। अभी थोड़ा देर पहले देखे हो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री पे जाके टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम। तो सॉल्व करो क्या आएगा, और पूछा क्या है, मैक्सिमम टॉर्क। और हमें क्या पता है, डाइपोल मूवमेंट। अब बताओ डाइपोल मूवमेंट पहले कैसे निकलेगा। डाइपोल मूवमेंट निकलेगा किस फॉर्मूला से, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना पता है, 1/3 10 का पावर -7। सोचो आंसर कितना आएगा, डिस्टेंस पता है 10 का पावर -2। तो कितना आ जाएगा, 2/3 10 का पावर -9। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। चलो, तो वैल्यू पुट करो। P का वैल्यू कितना है, 2/3 10 का पावर -9। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहाँ पता है, 3 इंटू 10 का पावर 7। और साइन 90 तो नींद में भी पता होता है, साइन 90 1 होता है। चलो, किसी को भी जवाब आया ही नहीं, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं आया। चलो ट्राई करो, ये कितना आएगा। आशीष तिवारी का सी आया, लेकिन सी ऑप्शन गलत है। चलो दूसरा ट्राई करो, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, 2 इंटू 10 का पावर -2। ये आ चुका है। इनका भी ऑप्शन सी आया, रहमान का भी, ये भी गलत है। अरे देखो, गलती करके कैलकुलेशन करने जाओगे तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना आएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस ना। देखो इसका गलत सी आ रहा है, मतलब उसका कैलकुलेशन एरर है। कैलकुलेट करे कितना बचेगा, 0.02। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। हाँ आदित्य बिल्कुल सही, बी होगा। बस करना क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, पीई साइन 90। चलो तो आगे चलते हैं। चलो अब रहमान का सही हो गया, ऑप्शन बी बोल दिए, कोई बात नहीं, गलती होता है, गलती इंसान सही होता है। अब ये बनाओ, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, नींद में भी बन जाएगा। पूछा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब अब सवाल किस टॉपिक पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। अब याद करो, एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है ड्राइंग, अबाउट ए नेगेटिव चार्ज। बताओ क्या होता है नेगेटिव चार्ज के कारण, जल्दी ट्राई करो। पहला बोला है सर्कुलर, देखो आदित्य ने सी बोला है, बाकी लोग सोचो। चलो तब तक मैं ऑप्शन को चेक करता हूँ, उल्टा चलता हूँ मैं ऑप्शन नंबर डी से। याद करो पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसे जाता था चार्ज, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव से। वर्षा गुप्ता का भी सी ऑप्शन आया, और यहाँ क्या पूछा है, नेगेटिव चार्ज। और हमारा आंसर नेगेटिव से क्या होना चाहिए, जब रहमान का भी सी आया। एक्चुअली ये बच्चा वाला सवाल है, इसलिए आंसर सी ही होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब भी लेते हैं तो हमें क्या पढ़ाया गया कन्वेंशन से किताब में, कि हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव के तरफ जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ, मतलब इनवर्ड। और रेडियली करने का मतलब अलोंग द रेडियस, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, चलिए इसको सोचिए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी पे सवाल है, इसका जवाब क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह है, अब सोचिए। दूसरा ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल स्पेशल जगह एग्जिस्ट करता है। तीसरा ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में होगा। अब बताओ क्या होगा। चौथा कहता है इमेजिनरी है, क्या होना चाहिए। चलो
बाद में चैट करना, पहले पहले सवाल का रिप्लाई सोचो, क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सवाल लिखा हुआ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, थोड़ा आसान कर देता हूं मैं। सवाल एक्चुअली है किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। चलो, आदित्य ने डी बोला, बाकी और कोई सोचो, जवाब ट्राई करो, कुछ आंसर आएगा कि नहीं। पहला ऑप्शन को सोचो, एग्जिस्ट एवरीवेयर। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं होता ही नहीं है, ये ऑप्शन तो कट गया। चलो, पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज। देखो, रहमान ने सी बोला है, नहीं, याद करो कंसेप्ट, सी नहीं होगा। सी करने का मतलब क्या है कि लाइंस एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ। याद रखो, इवन हमारे जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के पास भी कोई इक्वेटर नहीं है, ना कोई प्राइम मेरिडियन है। हम लोग क्या करते हैं, आसान करने के लिए मान लेते हैं पृथ्वी के चारों तरफ एक लाइन है, इक्वेटर, जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है और एक वर्टिकल जा रहा है, जो कि टाइम मेरिडियन में डिवाइड हो जा रहा है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस। जैसे वर्षा गुप्ता ने डी बोला है, आंसर एक्चुअली में डी ही होगा। लेकिन क्यों होगा ये सोचो। मान लो मेरे पास एक चार्ज होता, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज होता। एक चीज दिखा होगा तुमको कि जब एक सर्टेन डिस्टेंस तक ले जाऊंगा मैं, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। इसके चारों तरफ स्केचिंग करेंगे ना, एक बाउंड्री बन जाएगा ऐसे, वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। चलो, क्या डाउट है? याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इमेजिनरी होता है। चलिए, तब तक आगे चलते हैं। नंबर 7। चलो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल नहीं होता, बिल्कुल सही बोला आदित्य ने, वो इमेजिनरी है, वो कंसेप्ट है चीजों को आसान करने का। चलिए, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। अब आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा ऐसा यूनिट। एकदम आराम से सोच के बनाना, क्या होना चाहिए जवाब। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट। चलिए, 7 नंबर का जवाब सोचो, क्या होना चाहिए? पहले बताओ, वेबर किसका ऐसा यूनिट होता है? ऑप्शन बताना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा। वेबर किसका यूनिट होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब सोचो, तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है। न्यूटन पर कॉलम, ये किसका ऐसा यूनिट होता है? जूल पर कॉलम नहीं रहमान, जूल पर कॉलम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सोचो, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? वर्क बाई चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कॉलम। तो ये किसका यूनिट है? पोटेंशियल का। ये भी गलत है, ये भी गलत। अब 2 ऑप्शन, बी और सी। चलो, 3 लोगों ने, आशीष ने, वर्षा ने, आदित्य ने सी बोला है। अब देखो, न्यूटन पर कॉलम, ये किसका यूनिट होता है? रहमान जब सी पे आ गए, एक्चुअली आंसर सी ही होगा। और क्यों सी होगा इसका मैं जवाब बताता हूं, ये क्यों सही है ऑप्शन। चलिए, देखो, न्यूटन पर कॉलम किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ते हैं फोर्स बाय चार्ज, मतलब न्यूटन पर कॉलम। और याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक्स। फ्लक्स का मतलब होता है, मान लो एक सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना लाइन पास करता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? EA। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? एक यूनिट होता है, याद करो, वोल्ट पर मीटर, जो कल के सवाल में भी आया था। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो बच क्या गया? वोल्ट इनटू मीटर, क्योंकि वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और न्यूटन पर कॉलम भी होता है, इसलिए आंसर नंबर सी होगा। चलिए, थोड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब सोचो, बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से 0 है, इसका मतलब क्या? सोचो, फ्लक्स 0 है। पहला ऑप्शन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, दूसरा ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं भी हो सकता है, तीसरा कहता है चार्ज 0 होगा, चौथा कहता है चार्ज के सरफेस पर 0। अब सोचो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 सोचो, सोचो क्वेश्चन नंबर 8।
तब तक मैं थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। याद है मिस्टर गॉस जी का लॉ? सोचो जवाब। गॉस का लॉ क्या कहता था? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलन नॉट। चलो अब लगाओ दिमाग। कहीं पे बोलता है क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो है, तो फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या जीरो होगा? सोचो। फ्लक्स हमेशा किस पे डिपेंड करता है? चार्ज के ऊपर। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्या है? मान लो एक डिब्बा है, अगर इस डिब्बा के अंदर मैं कुछ बंद कर दूं, मान लो मैंने बंद करके इस पेन को रख दिया, एक चार्ज है, इसमें बंद हो गया ना ये, तो क्या बता रहा है गॉस का लॉ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा डिपेंड करता है अंदर के चार्ज के ऊपर। चलो बी होगा, बी आदित्य बी नहीं होगा, गलत हो तुम इस बार। गॉस का लॉ होगा, हाँ ये गॉस का लॉ होता है, ट्राई करो, बी ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा सोचो। चलो फॉर्मूला क्या कह रहा है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलन नॉट। अब सोचो कहीं पे फाई जीरो हो गया, इप्सिलन नॉट क्या है? कांस्टेंट है ना, इसका सीधा मतलब खाली क्या जीरो होगा? चार्ज जीरो होगा। फाई जीरो होने का मतलब, अब आदित्य बिल्कुल सही हो, चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो। याद रखना कहीं से फ्लक्स जीरो हो रहा है इसका मतलब होता है चार्ज जीरो है। चलो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। समझ में आया? सिंपल गॉस लॉ का एप्लीकेशन है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या ऑल ऑफ दीज? अब सोचो इस सरफेस से क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर गॉस का लॉ याद करो, याद करो मिस्टर गॉस को। सी डी। अच्छा आदित्य पहले सी बोलते हो बाद में डी बोलते हो, कौन सा ऑप्शन तुमको चलना है? सी ऑप्शन वैसे गलत है। चलो याद करो गॉस का लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सी गलत है। देखो क्या पूछा है, क्या क्या हो सकता है फ्लक्स? अरे दिमाग लगाओगे, ई बेचारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है केवल किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। डी होगा, हाँ बिल्कुल सही बोले आदित्य, ऑप्शन डी ही होगा। क्यों होगा ये जानो, हमेशा डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। अब सोचो कभी ऐसा हो जाए कि सवाल में कि तुमको अंदर का चार्ज हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। अब सोचो अंदर का चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इस केस में फ्लक्स क्या आ जाएगा? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब पहला भी हो सकता है। और सोचो कभी ऐसा हो जाए कि चार्ज, चलो चलो चार्ज का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वैसे केस में फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लो कभी अंदर चार्ज ही ना हो, चार्ज का भी नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? जीरो। इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? डी, जो आदित्य बिल्कुल सही था। चलो बस बेसिक से याद रखना, चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो फ्लक्स नेगेटिव, और चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो। चलो आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो 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 पढ़ना, तुम भी लाइव हो, जो भी लाइव हो, चलो इस सवाल को सोचो। चलो ये भी गॉस के लॉ पे सवाल है, आराम से सोचो मिस्टर गॉस के लॉ पे, जो काफी इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा। सवाल क्या कहता है? स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है और उसमें फ्लक्स कितना है, चार्ज कितना है। गॉस का लॉ क्या कहता है कि सरफेस में किसी को बंद कर दो, और कितना चार्ज बंद किया गया है? 8.85। बाकी लोग तब तक जवाब सोचो क्या होगा। पूछा है कितना फ्लक्स होगा। अब बेसिक सा फॉर्मूला यूज करो गॉस के लॉ का और जवाब सोचो क्या होगा। गॉस का लॉ याद है, क्या कहता था? कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर सी, चलो किसी को सी आया, कोई टॉपिक नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, मैं इस टॉपिक से ही, इस सवाल के थ्रू तुम्हें टॉपिक थोड़ा पढ़ा भी देता हूं। चलो 2 मिनट लगेगा पढ़ाने में मुझे, बस याद रखना छोटा सा कंसेप्ट।
चलो किसी ने ए बोला है, किसी ने सी बोला है। चलो तो वर्षा ने भी सी बोला है, आदित्य ने ए बोला है और आशीष ने सी बोला है। और चलो तो इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा पढ़ना है कि तुम्हारे लिए मैं थोड़ा टॉपिक को बता देता हूँ छोटा सा। बस करना कुछ नहीं, दिमाग लगाना है, सवाल बनाना है, जवाब खुद सोचना है। देखो गॉस का लॉ क्या कहता है। मान लो मेरे पास एक छोटा सा चार्ज क्यू है, तो मिस्टर गॉस क्या कहते हैं, इस चार्ज को डिब्बा में बंद कर लेना। अब जिस सरफेस में बंद करते हैं ना उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्यों बोलते हैं, गॉस का लॉ है। और गॉस का लॉ कहता है कि किसी भी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ना अंदर के चार्ज पे डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, याद करो। मान लो मेरा ये हाथ है, हाथ दिख रहा होगा, मान लो हाथ ऐसे है। अगर इस हाथ से मेरे हैंड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करेगा, ये क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर पास करता है तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सिंपल गॉस ने क्या किया, एक छोटे से कंसेप्ट से एक फॉर्मूला दे दिया है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बस ये बात थोड़ा याद रखना कि अंदर का जो फ्लक्स होगा ना केवल अंदर के चार्ज पे डिपेंड करेगा। चलो अब थोड़ा समझ में आया होगा तुमको। पॉजिटिव चार्ज नहीं, देखो याद रखो ना, अगर मेरा चार्ज अंदर पॉजिटिव है ना तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर मान लो मैंने क्या किया, सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज रख दिया तो फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव, और अंदर का चार्ज जीरो तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो। मतलब चार्ज कुछ भी हो सकता है, अंदर का चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब फ्लक्स भी तीनों चीज हो सकता है। यही पिछला सवाल भी था। चलो देखो ये सवाल भी देख लो, तुम लेट से ज्वाइन की हो तो कोई बात नहीं। देखो ये सवाल क्या बता रहा है कि फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी, डिपेंड करता है अंदर के चार्ज पे। चलो इस सवाल पे बनाते हैं अब। चलो अब तो एटलीस्ट ट्राई हो जाएगा तुमसे भी। अब बाकी कुछ लोगों ने रिप्लाई किया था तो उसके जवाब को सोचते हैं। अब इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो जरूर आता होगा, क्लास 12 के बच्चा को वैल्यू इतना होता है। अब काटो, ये कट गया, ये कट गया, अब बन गया बेसिक बच्चा वाला मैथ, ऊपर आ गया 10 का पावर 4। मतलब दो लोगों का आंसर बिल्कुल सही था, वर्षा का भी सही था और आदित्य का भी सही था। चलो तुमको भी फॉर्मूला समझ में आ गया तो जवाब भी समझ में आ गया, तो आंसर हो जाएगा ए। चलो तो आगे चले। ये सोचो, ये अच्छा लग रहा है, मिस्टर गॉस जी का सवाल। ऐसा ही सवाल एनसीईआरटी किताब में है एक सरफेस पे। एनसीईआरटी पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 20 इसी पे बेस्ड है। चलो तो सोचना सवाल को। बोला एक हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर देखे हो कभी? नहीं देखे हो ना, जिस कटोरा में खाना खाते हो ना हेमीस्फीयर टाइप का होता है, इसी में खाना खाया जाता है। चलो यहाँ पे क्या बोला है, कितना चार्ज इसके सरफेस पे, Q। तो बताना है कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ऑप्शन सब ऐसा है, देखो ऑप्शन सब ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, ये है। 11th में हो कोई बात नहीं, फिर 12th में तुमको जाना ही ना है, क्या प्रॉब्लम, पहले पढ़ लो, कभी ना कभी काम आ ही जाता है ना, नॉलेज वेस्ट नहीं होता। चलो आदित्य ने ये बोला है, अरे बाबू थोड़ा और ट्राई करो ना, तुम गॉस जी को भूल रहे हो। गॉस क्या बोलते हैं, डिब्बा में बंद करना है। एक बात बताओ, एक कटोरा में रख दिया है मैंने चार्ज, क्या कटोरा बंद हुआ है अभी? हेमिस्फीयर, पहले तुमको उसको क्या करना होगा, बंद करना होगा। इसीलिए आदित्य तुम इस बार गलत हो। अपर्णा ने बी बोला है, बाकी भी सोचो तब मैं जवाब बताता हूं मैं, नहीं तो बाकी लोगों के साथ कहेंगे कि मेरे साथ तो नाइंसाफी हो गया, मैंने ट्राई भी नहीं किया, जवाब आ गया। चलो वर्षा ने भी बी बोला, चलो अपर्णा वर्षा दोनों का बी। बाकी कोई ट्राई करना चाहेगा? नहीं करोगे कोई बात नहीं, बस डिब्बा में बंद करना है, डिब्बा वाला कंसेप्ट है। अब क्या कहते हैं गॉस का लॉ, एक बात बताओ, हेमीस्फीयर को कैसे बंद किया जाता है, स्फीयर बना के। तो आंसर एक्चुअली में बी सही है। और ये क्लास 12th के फिजिक्स के बुक से रिलेटेड सवाल है, इसी टाइप का सवाल एनसीईआरटी किताब में मेंशन किया गया, आंसर बी बिल्कुल सही है। अब याद रखो बहुत सा ऐसा सवाल है जिसका आंसर यही होगा। आदित्य तो अब तुम बिल्कुल सही हो, बी पे हो। देखो कभी भी क्या करना है हमको, डिब्बा में बंद करना है। तो पूरे स्पेयर के लिए कितना हो जाएगा, अगर मान लो सवाल पूछना तुमसे स्पेयर के लिए, तब क्या लिखते, Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
पूछा किसके लिए है क्वेश्चन में? हेमीस्फीयर। हेमी मतलब क्या होगा? आधा। कोई बात नहीं, अरे 11th-12th कुछ होता थोड़ी है, कुछ भी पढ़ा जा सकता है। वैसे ही शायद सोचो, एक ध्यान से सोचो, अगर तुमने 11th में 12th का थोड़ा बेसिक्स पढ़ लिया ना, आगे काम आ जाएगा। डॉक्टर बनना हो तो यही सोचो, अगर अच्छा डॉक्टर बनना हो तो। चलो अब देखो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हेमीस्फीयर के लिए क्या कर लोगे? आधा, आ जाएगा आंसर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं तुमको इस सवाल से रिलेटेड में। चलो तुम लोग को एक और चीज बता देता हूं मैं, इसको इरेज करता हूं। ऐसा बहुत सा सवाल है ना, कभी मिले ना इंटरनेट पे कहीं पे भी, सीधा आंख बंद करके यही आंसर होगा। बताता हूं मैं किस किस टाइप के सवाल का यही आंसर होता है। चलो चलो, ये चला गया था, चलो आ गया, इसको इरेज कर दिया मैंने। अब देखो एक और चीज बताता हूँ, किस किस टाइप का सवाल। मान लो ऐसे सवाल पूछता मेरे से, चलिए तो इरेजर ऑन हो गया था, चलो पेन आ गया। मान लो ऐसा सवाल होता कि एक कोई भी डिब्बा है, मान लो ऐसा सिलेंडर होता है, कोई चीज, मान लो ऐसा कोई चीज पूछता है जिसके सेंटर पे रखती है। अब इसको बंद करना है, हमेशा तुमको क्या करना होगा? बंद करने के लिए उसको ऊपर से कवर करना है। कोई भी ऐसा सवाल हो, कवर करने में जब भी यूज करना ना, तो उसको जस्ट हाफ कवर कर लेना। पूरे क्लोज सरफेस के लिए होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो तो आगे चलते हैं। चलो अब ये गॉस का लॉ, अब ये सोचना थ्योरेटिकल सवाल है, क्योंकि नीट के एग्जाम में थ्योरेटिकल सवाल भी काफी ज्यादा आता है। ये सोचो, नोबेल प्राइज बाद में बात करेंगे, पहले इस सवाल को सोचो। चलो नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, 10 नवंबर को दिया जाता है। चलो चलो, और इस सवाल को सोचो, गॉस लॉ किसके लिए वैलिड? अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया है, गॉस को डिब्बा चाहिए, बंद डिब्बा, क्लोज सरफेस। तो बताओ क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी सोचो। ऐसा सवाल होता है ना, 1 मिनट में बनाया जाता है। एनी ओपन सरफेस, नहीं आशीष गलत हो, ओपन जी में गॉस काम नहीं करता है, और पढ़ना नहीं है बोला है। बाकी लोग सोचो, कुछ और ट्राई करो। वर्षा ने भी ये बोला है। लगता है आदित्य सो गया, बहुत देर से सवाल बना रहा था, कहाँ चला गया? चलो आदित्य भी आ गया। चलो चलो, इसका जवाब क्या होगा? गॉस का लॉ क्या होता है? चलो सॉरी कंस, कोई बात नहीं, गलती जान लो अपना कि आंसर होगा ए। क्यों होगा? गॉस का लॉ लगता है बंद टिप, एकदम बच्चा वाला लैंग्वेज में समझो कि गॉस का लॉ क्लोज सरफेस के लिए लगता है, इसलिए आंसर ए होगा। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं 13 नंबर पे। ये सोचना कि गॉस का लॉ किसके लिए वैलिड होता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब बताओ, ऑप्शन पहला कहता है 1/r के लिए, दूसरा कहता है 1/r², तीसरा r3, चौथा r4। ट्राई करो, इस सवाल का क्लू देता हूं मैं, कोलम्स लॉ है, उससे सोचना। चलो आदित्य ने बी बोला है, बाकी और कोई कोलम्स का लॉ याद है? चलो सर बी होगा, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करो। कोलम्स का लॉ क्या कहते थे? ग्रेट कॉलम, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता था? देखो ऐसे होता है, कोलम्स का लॉ क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जब बोलता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उनके चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। इनवर्स स्क्वायर रूल। चलो युवराज तुम्हारा भी सही है, आदित्य का भी सही है। देखो होता क्या फॉर्मूला में, कोलम्स लॉ क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। इवन जो बच्चा 11th क्लास में है उसके लिए एक बात जान लो, 11th के केमिस्ट्री में एक टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब सर तुम्हें पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे पूरा इस फॉर्मूला का यूज करेंगे रेडियस और स्पीड को कैलकुलेट करने में। जब नील बोर का थ्योरी पढ़ाएंगे सर, याद रखना सर यही फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं। उस फॉर्मूला में क्या आएगा कि चार्ज का प्रोडक्ट ऊपर, डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। एक्चुअल फॉर्मूला ये आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², हमेशा नीचे r² आता है, इनवर्स स्क्वायर रूल जिसको कहते हैं। चलो चलो आदित्य को बिल्कुल आता है इनवर्स स्क्वायर रूल। चलो आगे चलते हैं, नंबर 14, इसको सोचना है।
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, एकदम पैरेलल पैरेलल लाइंस है। और नॉन यूनिफॉर्म में कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। अब बताना आपको क्या लगेगा। देखो, ट्रांसलेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है? केवल फोर्स। टॉर्क मतलब रोटेट करना। टॉर्क ऐसे होता है, 11th के रोटेशन में है टॉर्क, ऐसे ऐसे रोटेट करता है टॉर्क। फोर्स मतलब लीनियर मोशन। अब आपको बताना है, अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, वहां मैंने किसी चार्ज को रख दिया है, डाइपोल वाले चार्ज को, तो उसको क्या क्या फील होगा? सोचो दिमाग से। चलो सोचो, तब तक मैं कुछ स्केचिंग करके दिखाता हूं होता कैसा है। डायग्राम में ऐसे होता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा बदल रहा है। और डाइपोल का मतलब क्या होता है? सी होगा सर। चलो, हाँ चलो, कुंदन कुमार बिल्कुल सही हो, आदित्य मोहन तुम भी सही हो। एक्चुअली आंसर सी ही होगा। क्यों होगा ये बता देता हूं मैं। चलो देखो, होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा लगता ना, यूनिफॉर्म, तो वैसे केस में फोर्स बिल्कुल नहीं लगता है, फोर्स इक्वल अपोजिट लगता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे किसी चार्ज को रखेंगे ना नॉन यूनिफॉर्म में, तो दोनों को अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और टॉर्क कैसे लगता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, मान लो जैसे ही मैंने चार्ज को रखा, तो क्या होगा? ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। इसे याद रखना है ये बात, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों लगता है, टॉर्क भी लगता है और फोर्स भी लगता है। नंबर, चलो बाद में बात करेंगे, पहले इस सवाल को सोचो। चलो, कंसेप्ट याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैं एक लाइन लिख देता हूं सबको इरेज करके, वो बात याद रख लेना। चलो, आंसर तो सी होगा, लेकिन जवाब में क्या रखा है? कंसेप्ट में बहुत कुछ रखा है। चलो चलो स्टार्ट करता हूं। मैं थोड़ा एक बेसिक कंसेप्ट लिख देता हूं, एकदम याद रखना किसी भी सवाल के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा पैरेलल, फोर्स जीरो हो जाएगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क का यूनिट ऐसे लिखा जाता है, ये एग्जिस्ट करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म में दोनों लगेगा। चलो, इस केस में फोर्स भी जीरो नहीं होगा ना टॉर्क जीरो होगा। चलो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलो 15 नंबर जब सवाल को बनाओ, दिमाग चलाओ, सवाल बनाओ। चलो, क्या पूछा है? 2 पॉइंट चार्जेज है, वैल्यू कितना है? 20 माइक्रो कूलम। एकदम बेसिक सवाल है, ये सवाल नींद नहीं बन जाएगा अगर दिमाग होगा तो, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। चलो ट्राई करो। चलो बेसिक से सोचो। सवाल नहीं बनता है ना, कोई बात नहीं, एक काम करोगे, डायग्राम बनाओगे। कितना चार्ज है? 20 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है? चलो, किसी ने सी बोला है, आदित्य ने जीरो। बाकी सोचो कितना चार्ज है दोनों का? 20 इंटू 10 का पावर -6। कुंदन ने ए बोला है, चलो ए बोला है, सी बोला है। एक्चुअली अच्छा, मैं जवाब भी नहीं बताता हूं, बाकी लोग और ट्राई करो जब तक। नहीं तो इससे क्या होगा? बाकी लोग का इंटरेस्ट चला जाएगा, उनको पता चल जाएगा जवाब। चलो, आशीष तिवारी का भी कॉन्फिडेंस सी की तरफ जा रहा है वोट। और किसी का कोई वोटिंग? चलो चलो, 2 चार्जेज है, पूछा इसके बीच में। एक्चुअल जवाब जो होगा ए नहीं होगा। अब जवाब जो 2 लोग बोले थे, आदित्य और आशीष, एक्चुअली आप बिल्कुल सही थे, आंसर सी ही होगा। क्यों होगा ये सोचो। बोला क्या है? तुम्हारे पास 2 चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? 50 सेंटीमीटर। तो बोलता है एट द सेंटर पे कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सेंटर पे। अब ध्यान करो, छोटा सा कंसेप्ट कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है? बाहर की तरफ। और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है? अंदर की तरफ। अब बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 25, और बीच में
25। अब ध्यान से सोचना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लगाएगा ऐसे राइट में, और ये पॉजिटिव चार्ज लगाएगा, चलो इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं, इसको ग्रीन से दिखा लेता हूं मैं, ए वाला लगा रहा है वॉयलेट से राइट की तरफ, मेरा राइट, और बी वाला लगा रहा है ग्रीन से लेफ्ट की तरफ। अब ध्यान से सोचना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ए का है वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो बी का है ना, दोनों क्या है, एकदम इक्वल अपोजिट है, जितना ए का लग रहा है वही लग रहा है बी का, और दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो वैसे केस में कैंसिल कर देगा और आंसर काफी अच्छा सा आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 0, स्माइलिंग फेस के साथ आंसर होगा 0, याद रखना। और एक कंसेप्ट और बता देता हूं मैं, चलो इस सवाल को बनाने के साथ साथ एक ट्रिक याद रखना। चलो जवाब तो इसका 0 आ गया, लेकिन ज्यादा अच्छा है कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लो, किस किस सवाल का आंसर तेजी से कर सकते हो इस तरीके से। चलो ये एक बात जान लो कि सवाल देखते जवाब लिखना। मैं एक दो पॉइंट लिख देता हूं, इसको नोट्स बना के लिख देना, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स भी लिखते जाता हूं मैं। एक बात याद रखना, कभी भी दो सेम नेचर का चार्ज होगा, ये बात एकदम याद कर लेना। वैसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज 0 होगा चार्ज के बीच में। चलो कुंदन को एक बात आता है, चलो अच्छी बात है। और अगर अपोजिट नेचर का नहीं होगा तो कहां चलना है पता है, आउटसाइड। किसके आउटसाइड, स्मॉलर चार्ज के। मान लो दो चार्ज अपोजिट नेचर का होगा, ये बात याद रखना एकदम, ये सब नोट्स में पढ़ाया जाता है। वैसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज 0 होगा आउटसाइड छोटा वाला चार्ज, स्मॉलर चार्ज। चलिए मैं आपको कुछ कुछ नोट्स भी बना दूंगा सवाल के साथ साथ, इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट आएगा मैं आपको एमसीयू के बाद ही लिख दूंगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं छोटे से बात के बाद 16 नंबर पे। चलिए अब देखिए ये डायग्राम एक्चुअली कुछ ऐसा है, यहाँ लगता है विजिबिलिटी क्लियर में ड्रॉ कर देता हूँ। है क्या कि डायग्राम ऐसा है, ये 10th क्लास के बेसिस पर भी आप बना सकते हैं, दिमाग अगर सही चलता होगा तो। यहाँ P1 पॉइंट है और यहाँ पे कोई P2 पॉइंट है कहीं पे। चलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा लगेगा, इस 1 पे लगेगा, इस 1 पे लगेगा कि 2 पे, इसको कंपेयर करना है। चलिए ये सोचिए, कंसेप्ट क्या याद कीजिए 10th क्लास का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितना ज्यादा जहां लाइन होता है फील्ड उतना स्ट्रांग होता है। इस कंसेप्ट से क्या होना चाहिए, चलो आदित्य ने ये बोला, बाकी सोचो। बेसिक सा कंसेप्ट क्लास 10th वाला, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होता है। अब बताओ कहाँ ज्यादा लाइन दिख रहा है, डायग्राम में सोचोगे थोड़ा सा तो सोचो। डायग्राम में यहाँ पे देखो तो लाइन दूर है ना एक दूसरे से, कितना दूरी पे चला गया है, और ये बेचारा कितना पास है ए पे। नहीं कुंदन बी नहीं, आंसर एक्चुअली में ए होगा। देखो क्यों ए होगा, सोचो ना कि ये देखो कितना पास पास है। देखो तो ए वाले पॉइंट 1 वाले पॉइंट पे फील्ड कितना पास है, और 2 पे देखो तो फील्ड कितना दूर है। बताओ फील्ड कौन कितना पास है, यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज है ना। और हम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में भी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना ज्यादा क्लोज रहता है उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होता है। याद आया कि जितना ज्यादा फील्ड लाइन क्लोज होगा उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ क्लोज है, 1 पे, तो एक्चुअली आंसर होगा ये, E1 इज ग्रेटर देन E2। चलो समझ में आया, तो आगे चलते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट था कि जितना ज्यादा फील्ड का लाइन होगा उतना ज्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। चलो चलो समझ में आ गया। चलो स्माइलिंग फेस के साथ तुमने रिप्लाई किया, काफी अच्छा लगा। चलो 17 नंबर, इसको सोचो। पूछा है नेगेटिव चार्ज के लिए कौन सा डायग्राम सही है। ये चार्ज है
ये भी चार्ज है। अब बताओ कौन सा डायग्राम सही है? सोचो, किताब पढ़े होगे जरूर रिप्लाई कर दो, एनसीईआरटी किताब तुमने पढ़ा होगा तो सोचो। चलो वर्षा बी रिप्लाई की। ये किसके लिए यूज होता था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये ऑप्शन तो गलत है, ये वाला भी गलत है। अब बच गया दो चीज। अब सोचो ध्यान से। चलो आशीष ने बी बोला, सोचो ये कब बनता? आंसर सही होता है जब यहाँ कौन सा चार्ज होता? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड क्या जाता है? नहीं कुंदन, ए नहीं होगा। आंसर एक्चुअली में बी होगा, जो आशीष ने, वर्षा ने, आदि तीन लोगों ने सही बोला है। होगा क्या कि याद करो कंसेप्ट थोड़ा सा। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड क्या जाता है? आउटवर्ड। और क्वेश्चन में कौन सा चार्ज दिया है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज से फील्ड हमेशा अंदर ना जाएगा। अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज है, इससे फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट जो होगा आंसर, आंसर नंबर बी होगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट की एक्चुअली यही आंसर सही है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तब आंसर ए होगा। नहीं देखो याद, एक्चुअली क्या होता है, ये एक साइन कन्वेंशन पढ़ाया गया है कि नेगेटिव, देखो चार्ज में अट्रैक्शन रिपल्शन कब होता है? जब दो चार्जेस रहता है। अब सोचो एक ही नेगेटिव चार्ज है ना, तो कौन सा रिपल्शन होगा? रिपल्सन कब यूज करते हैं या अट्रैक्शन कब यूज करते हैं? जब मेरे पास दो पेयर हो, मान लो मेरे पास दो चार्जेस होता सेम नेचर का, तो उन केस में रिपल्शन होता, अपोजिट में होता तो अट्रैक्शन। यहाँ कोई अट्रैक्शन रिपल्सन का कंसेप्ट नहीं है, एक साइन कन्वेंशन है जो हम लोग फॉलो करते हैं कि पॉजिटिव है तो दूर जाना है उससे फील्ड को, नेगेटिव के तरफ जाना है। चलो समझ में आया, ये बात याद रखना। चलो आगे चलते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और उसको ऑलमोस्ट कोशिश करना सही बनाने का। चलते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। चलो आराम से ट्राई करो, और ये आखिरी है तो ऑलमोस्ट कोशिश करना पूरा सही बन जाए। चलो ट्राई करो। पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। पहला बोला है फील्ड का स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दीज। अब सोचो क्या होगा जवाब। चलो आदित्य ने डी बोला है, चलो तब तक वर्षा ने भी डी बोला है, तब तक मैं सवाल के जवाब को सोचता हूं मैं एक एक ऑप्शन के थ्रू। पूछा फील्ड का स्ट्रेंथ। अभी आपने थोड़ा देर पहले एक सवाल देखा था कि जहां जितना ज्यादा, चलो कुंदन ने भी डी बोला है, चलो एक आपने सवाल देखा था कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है उतना ज्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। मान लो ए और बी पॉइंट है, यहाँ लाइन बहुत ज्यादा है तो यहाँ स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। हाँ सबके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, बिल्कुल सही बोले। चलो तो एक्चुअली इस सवाल का जवाब क्या होगा? देखो मैं एक एक ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। आंसर तो डी बिल्कुल सही है, चारों लोगों ने सही बोला है। तब तक मैं क्या करता हूँ, एक एक ऑप्शन को समझा देता हूँ क्यों सही है। थोड़ा देर पहले आपने एक सवाल देखा था कि जहां पे जितना ज्यादा फील्ड लाइन होता है उतना स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो पहला ऑप्शन भी सही है। अब सोचो डायरेक्शन। और अभी आपने थोड़ा देर पहले एक सवाल देखा है कि पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। मान लो कभी ऐसा कोई सवाल दे दे कि बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड जा रहा है, तब आपको सीधा पता चल जाए कि अंदर का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अगर पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रहा है तब आप क्या बोल देते हैं, चार्ज है नेगेटिव। मतलब इस कंसेप्ट से ये भी सही है, चार्ज का नेचर भी बता रहा है। चलो गुड इवनिंग, चलो गुड इवनिंग, कोई बात नहीं। चलो युवराज अभी आया लगता है। अब देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन भी तो बता रहा है। अरे ध्यान से सोचो ना, बता रहा है कि पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड जाना है, नेगेटिव से इनवर्ड जाना है। इसका मतलब ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्डेड देख लेना और कल से फिर लाइव ज्वाइन कर सकते हो। चलो तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और कल एक इंपॉर्टेंट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। बाय बाय।